नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल पे। तो लेसन नंबर 3 में हमने देखा था किस तरीके से स्टेट्स ऑफ मैटर का इंटर कन्वर्जन हम कर सकते हैं टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके। अब लेसन नंबर 4 में हम एक ऐसे फिनोमेना के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आपने अपने रियल लाइफ में काफी बार यूज किया होगा या काफी बार देखा होगा, बट आपको उसका नाम नहीं पता होगा। तो चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को देखते हैं एंड फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा साइंस का फिनोमेना है जो इसके पीछे है। तो देखिए, जब हम कपड़े सुखा रहे होते हैं तो क्या कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि हम तो गीले कपड़े डालते हैं। अब वो गीले कपड़े कुछ टाइम के बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद जब हम धूप में रखते हैं तो वो सूख जाते हैं, तो वो पानी कहाँ जाता है? ये क्वेश्चन आपने कभी अपने आप से पूछा है या आपने कभी अपनी मम्मी से पूछा होगा? मम्मी बोलेगी यार कपड़े तो सूख गए, ठीक है। उस प्रोसेस का नाम मम्मी नहीं बताएगी आपको कि उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। सिमिलरली जब मम्मी पोछा लगा रही होती है जमीन पे, तो यार जमीन जो वो फ्लोर होता है वो गीला होता है, बट कुछ देर बाद 10-15 मिनट बाद जब मम्मी फैन चालू कर देती है, उसके 10-15 मिनट बाद क्या होता है? पानी वहां से गायब, पानी वहां से गायब। तो पानी कहाँ गायब हो गया? कहीं गायब नहीं हुआ यार, पानी एक्चुअल में एक साइंस का फिनोमेना है, तो वो छूमंतर हो गया। अब उस साइंस के फिनोमेना को समझते हैं कि वो फिनोमेना क्या है। वो फिनोमेना को समझने के लिए हमने क्या किया? सनलाइट में एक कंटेनर में हमने क्या ले लिया? एक कंटेनर में हमने क्या ले लिया? पानी ले लिया और उसका मार्क जो वाटर के मार्क तक है उसे नोट कर लिया। अब कुछ देर बाद हम ये देख रहे हैं कि पानी का जो लेवल है वो डिक्रीज हो गया। वो यहां से कहां तक आ गया? वो यहां से और थोड़ा नीचे चला गया। अब क्वेश्चन ये उठता है, सवाल ये उठता है कि पानी जा कहां रहा है? पहले 2 एग्जांपल्स में भी पानी कहीं गायब हो गया था, अब यहां भी पानी कहीं गायब हो गया, तो एक्चुअल में पानी कहां जा रहा है? तो चलिए इस फिनोमेना को समझने के लिए चलते हैं इसके मॉलिक्यूलर व्यू में। तो एक्चुअल में क्या होता है? वाटर के सरफेस पे भी वाटर पार्टिकल्स होंगे और बल्क में भी वाटर पार्टिकल्स होंगे। तो वाटर के सरफेस पे जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं, एक्चुअल में उनकी काइनेटिक एनर्जी बल्क में जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मैं इनकी बात कर रहा हूं, ये होते हैं वाटर पार्टिकल जो बल्क में प्रेजेंट होते हैं और ये होते हैं जो सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। तो जो वाटर पार्टिकल सरफेस में प्रेजेंट होते हैं ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। अब सराउंडिंग से वो और काइनेटिक एनर्जी लेते हैं और उनके पास जब इनफ अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी आती है तो वो क्या करते हैं? छूमंतर हो जाते हैं, उस बंधन को तोड़ देते हैं, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देते हैं जिन्होंने उसको लिक्विड में रोक के रखा था, और फिर वो क्या होते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरीके से वाटर किस में कन्वर्ट होता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और वाटर गैस में कन्वर्ट होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और फिर जो गैसेस होती है एटमॉस्फेयर में उसके साथ मिक्स हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को इवोपरेशन कहा जाता है। आप बोलोगे कि पानी यहां से भी तो लिक्विड से वेपर ही बन रहा है, बॉइलिंग में भी लिक्विड से वेपर ही बन रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है इवोपरेशन में और क्या डिफरेंस है बॉइलिंग में? तो बच्चों देखो, बॉइलिंग में क्या होता था? बॉइलिंग में आपका बॉइलिंग पॉइंट पे, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस अगर आप वाटर ले रहे हैं, उस टाइम पे वाटर वेपराइज होता था। इवोपरेशन में ऐसा नहीं है। इवोपरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सरफेस के पार्टिकल्स को उतनी एनर्जी मिल जाती है, इसलिए वो छूमंतर हो जाते हैं, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन तो आपको देनी ही है, बट सरफेस के पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, इसलिए वो चले जाते हैं। बल्क वाले नहीं जाते, सिर्फ सरफेस वाले जाते हैं। इसीलिए ये जो प्रोसेस, ये जो फिनोमिना है इवोपरेशन, वो एक बल्क फिनोमिना नहीं, सरफेस फिनोमिना है, और जो बॉइलिंग है वो बल्क फिनोमिना होती है। तो वापस से इवोपरेशन को एक बार रिवाइज करते हैं। इवोपरेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जहां लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है बट बिलो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये चीज हो गई। एक और बात, इवोपरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, बस आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो सप्लाई करनी होती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं कि आपका जो रेट ऑफ इवोपरेशन होता है, उस रेट ऑफ इवोपरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो देख लेते हैं। तो 4 ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ इवोपरेशन को अफेक्ट करते हैं। उसमें पहला जो होता है वो होता है आपका सरफेस एरिया, कि आपका लिक्विड का सरफेस एरिया कितना है। दूसरा होता है कौन सा टेम्परेचर है, ठीक है, आपका टेम्परेचर कितना है। और तीसरा है ह्यूमिडिटी।
ह्यूमिडिटी कितनी है और चौथा होगा आपका विंड स्पीड। तो ये 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके रेट ऑफ इवेपोरेशन को अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो वन बाय वन हम लोग चारों को समझते हैं और रियल लाइफ एग्जांपल से भी उनको कोरिलेट करते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे मैं यही एक कोशिश करता हूं कि सारे जो कंसेप्ट होते हैं उनको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ जोड़ूं, ताकि आपकी जो मेमोरी में है वो लॉन्ग टाइम के लिए सेव हो जाए। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से सरफेस एरिया रेट ऑफ इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं, 2 कंटेनर ले लेते हैं, कंटेनर 1 एंड कंटेनर 2। देख के आपको पता चल रहा होगा कि कंटेनर 1 का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू कंटेनर 2। कुछ देर के लिए हमने इसको ओपन एनवायरनमेंट में रखा है। उसके बाद हम क्या नोटिस करेंगे कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो किस में ज्यादा होगा, वो ज्यादा होगा कंटेनर 1 में। रेट ऑफ इवेपोरेशन कंटेनर 1 में ज्यादा होगा। अब इसका रीजन जानते हैं क्यों। देखिए, अगर मेरा सरफेस एरिया ज्यादा है यानी कि लिक्विड के ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल एक्सपोज होंगे, ठीक है, लिक्विड के ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल एक्सपोज होंगे, ज्यादा पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिल रही होगी, और ज्यादा पार्टिकल्स को अगर काइनेटिक एनर्जी मिल रही होगी, एनर्जी मिल गई, तो सारे के सारे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के किसमें निकल जाएंगे, वाटर वेपर बन जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी एक एग्जांपल से आप समझो। मान लो आपका एक क्लास है, ठीक है, आपका एक क्लास है, उसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। अब एक छोटा सा गेट है, अब मैं वो गेट खोल दूं और बच्चों को बोलूं बाहर जाओ, तो धीरे धीरे बच्चे बाहर आएंगे, एकदम से आएंगे नहीं। अब वहीं पे अगर सेम क्लास है और मैं गेट को क्या करूं, बहुत बड़ा कर दूं, अब मैं बच्चों को बोलूं कि आप बाहर आओ, तो अब ज्यादा बच्चे बाहर आएंगे। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर कंटेनर के सरफेस एरिया को आप बढ़ा रहे हो, यानी कि आप उसको एरिया दे रहे हो बाहर निकलने का, पार्टिकल सरफेस पे ज्यादा होंगे, ज्यादा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और जल्दी से ज्यादा पार्टिकल जो है वो इवोपरेट होंगे और क्या बनाएंगे, वाटर वेपर बनाएंगे। इसलिए अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ इवोपरेशन को बढ़ा रहे होते हैं। अब रियल लाइफ एग्जांपल में हम क्या करते हैं, जब कपड़े सुखा रहे होते हैं, गीले कपड़े मम्मी सुखा रही होती है, तो हम उसको फैला देते हैं। वो फैलाने का रीजन ही यही है क्योंकि मम्मी क्या करना चाह रही है, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करना चाह रही है ताकि उसका रेट ऑफ इवोपरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाए। अब मम्मी को पता नहीं होगा कि उसे इवोपरेशन बोलते हैं और मैं ऐसे फैला रही हूं तो उससे रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज होगा, मतलब मोस्ट ऑफ लोगों को नहीं पता होगा, बट अब आपको पता है कि इसके पीछे साइंस का एक फिनोमेना था कि इवोपरेशन हो रहा है और फैलाने से आप रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज कर रहे हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर को पढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्टर जो है टेम्परेचर। तो अब आप सोचिए कि मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूंगा तो क्या रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ेगा या घटेगा, चलिए समझते हैं। इसके लिए सेम हमने 2 कंटेनर ले लिए, इस बार दोनों कंटेनर सेम ले रहे हैं, दोनों में सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर लिया जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं, बस एक चीज कर रहे हैं, कंटेनर 2 में हीट सप्लाई कर रहे हैं। कंटेनर 2 में क्या सप्लाई कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो रेट ऑफ इवोपरेशन है वो किस कंटेनर में ज्यादा होगा, वो कंटेनर 2 में ज्यादा होगा। वो किस कंटेनर में ज्यादा होगा, कंटेनर 2 में ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि कंटेनर 2 में हम एक्सटर्नल हीट दे रहे हैं ना, यानी कि और पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी। अगर एक्सटर्नल हीट आ रही है तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोर्स इंक्रीज होगी, तो वो इजीली वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के कन्वर्ट हो जाएगा वाटर वेपर में। ठीक है, तो अगर हमें ज्यादा से ज्यादा इवेपोरेशन करना है तो सिंपल सा है ना कि पार्टिकल को एनर्जी दो ताकि वो चला जाए। मैंने यही कहा ना, इवेपोरेशन के लिए आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन सप्लाई करना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूं, बाहर से सप्लाई कर रहा हूं, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। अब रियल लाइफ में हम क्या करते हैं, जब कपड़े थोड़े गीले होते हैं ना, आयन कर देते हैं। क्या कर रहे हैं, हम आयन कर रहे हैं, यानी कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं ताकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो, इवोपरेट हो जाए और कपड़े हमारे जल्दी सूख जाए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और तीसरे फैक्टर को पढ़ते हैं। और तीसरा फैक्टर क्या है, तीसरा फैक्टर है हमारा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी होता क्या है, ह्यूमिडिटी यानी कि एटमॉस्फेयर में कितना अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। अगर ज्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट है तो उसे हम डैम्प एयर कहते हैं, कम मॉइस्चर प्रेजेंट है तो उसे ड्राई एयर कहा जाता है। चलिए अब समझते हैं ह्यूमिडिटी किस तरीके से अफेक्ट करेगी। 2 कंटेनर ले लिए, सेम जैसे हमने पिछले वाले में लिया था, यहाँ भी ले लिया। अब यहाँ एक चीज ऑब्जर्व करो कि अगर मान लीजिए यहाँ ये ह्यूमिड कंडीशन है, ये जो कंडीशन है वो ह्यूमिड कंडीशन है, तो ह्यूमिड कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, वाटर के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे।
ठीक है, वाटर के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। अब एक और रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए एक रूम है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 100 लोगों के बैठने की जगह है, एक और रूम उसी के बाजू में है, यहाँ भी 100 लोगों के बैठने की जगह है, बट यहाँ पे 98 ऑलरेडी बैठे हुए हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं बैठा हुआ है। अब हम यहाँ पे और 100 लोग यहाँ भी लाते हैं और 100 लोग यहाँ भी लाते हैं और दोनों को रूम के अंदर बैठाते हैं, तो यहाँ पे 2 से ज्यादा और लोग बैठ नहीं पाएंगे, ठीक है, बाकी सब बाहर ही रह जाएंगे, बट यहाँ सारे के सारे बैठ जाएंगे। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर एटमॉस्फेयर के पास ऑलरेडी बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ से इवोपरेट होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर की भी एक टेंडेंसी होगी, एक लिमिट होगी कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखे, उससे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल वो होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है, ये सिंपल सी बात है, ठीक है, एक लिमिट होगी, वो वाटर वेपर या वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखेगा, उससे ज़्यादा वो होल्ड नहीं कर पाएगा, इस एग्जाम्पल की तरह, ठीक है। तो अगर हमने ह्यूमिडिटी इंक्रीज की है, इसका ये मतलब है कि वहां एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी बहुत ज्यादा वाटर वेपर या वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, यानी कि इवोपरेशन अब धीरे धीरे होगा, क्योंकि ऊपर जगह ही नहीं है कि और वाटर मॉलिक्यूल को वो होल्ड करके रखे, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी थी, तो रेट ऑफ इवोपरेशन कहाँ ज्यादा होगा, कौन सा जल्दी इवोपरेट हो जाएगा, कंटेनर 1 या कंटेनर 2, 1 या 2 हमने ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रखा है, 1 हमने नॉन ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रखा है, तो 1 होगा या 2? एब्सोल्युटली राइट। रेट ऑफ इवोपरेशन जो है वो 2 में ज्यादा होगा। वो किस में ज्यादा होगा? 2 में ज्यादा होगा। अब देखिए इसमें आधे लोग फंस गए यहाँ पर आधे लोग, जो 2 समझे ना वो फंस गए यार। अभी बताया ना मैंने तुम्हें कि ह्यूमिड एनवायरनमेंट में इवोपरेशन क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि एनवायरनमेंट जो आपका एटमॉस्फेयर है उसमें ऑलरेडी वाटर वेपर प्रेजेंट है, जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो ऑलरेडी वहां पर है, वो अपनी मैक्सिमम लिमिट पे है, तो और वाटर वेपर या मॉलिक्यूल जो है वो होल्ड नहीं कर सकता, तो रेट ऑफ इवोपरेशन इस कंटेनर में ज्यादा होगा। किस कंटेनर में? कंटेनर 1 में, ठीक है। अब रियल लाइफ एग्जांपल देख लीजिए यार, अगर आप बारिश के टाइम पे कपड़े सुखा रहे होते हैं तो कपड़े सूखते ही नहीं है, बहुत टाइम ले लेता है। अगर मैं धूप में सुखाता ना तो जल्दी सूख जाते, लेकिन बारिश में नहीं सूख रहे। क्यों नहीं सूख रहे? क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वाटर वेपर है, वहां ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल की जितनी कैपेसिटी थी उतनी वो लेकर घूम रहे हैं, तो अब यहाँ जो नीचे से जा रहे हैं वो जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि ऊपर जगह ही नहीं है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं यार, ट्रेन की जब आप टिकट करते हो ना तो जितनी सीट होती है उतनी ही टिकट वो लोग देते हैं, उससे ज्यादा नहीं देते। फिर वो सब किस में आते हैं? वेटिंग में आते हैं। कोई कैंसिल कराता है फिर दूसरे का कंफर्म होता है। सेम यही, कोई वाटर मॉलिक्यूल जाएगा तो दूसरा आएगा, वरना वो क्या करेगा, वो वाटर मॉलिक्यूल जाएगा ही नहीं। तो रेट ऑफ इवोपरेशन वहां पे ह्यूमिड एनवायरनमेंट में क्या होगा? कम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब चौथे फैक्टर को पढ़ते हैं। चौथा फैक्टर जो है वो है विंड स्पीड, यानी कि आप हवा का रुख जो है वो तेज कर दो, ठीक है, हवा का रुख तेज कर दो। 2 कंटेनर है 1 और 2, यहाँ पे कंटेनर 2 को हमने पंखे के सामने रखा है, पंखे के सामने रखा है, और अब क्या होगा, हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो रेट ऑफ इवोपरेशन है वो कंटेनर 2 में ज्यादा होगा। रेट ऑफ इवोपरेशन कंटेनर 2 में ज्यादा होगा, और इसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर वेपर्स जो प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे जो वाटर के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, वो क्या करेगा, हवा उसको अपने साथ लेके चला जाएगा। तो अब यहाँ पे जो एयर होगी उसमें अब वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, और वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से इवोपरेट होके ऊपर जाते जाएंगे, फिर हवा उसको अपने साथ कैरी ले जाएगी, फिर वहां पे फ्रेश एयर है तो और लेके जाएगा, फिर अब वहां से उसको कैरी करके एयर ले जाएगी, विंड स्पीड जो है अपने साथ कैरी करके लेके जाएगी। अब वहां पर फिर से फ्रेश एयर है, उसकी कैपेसिटी ज्यादा है कि वो ज्यादा पार्टिकल्स को होल्ड करेगी, इसलिए अगर विंड स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि एक टाइम के बाद इसकी तो मैक्सिमम लिमिट आ जाएगी कि ये इतने ही वाटर के जो पार्टिकल्स है उसको होल्ड करके रख सकता है, बट यहाँ पे वो लिमिट आएगी नहीं, क्योंकि हवा अपने साथ उसको कैरी फॉरवर्ड आगे लेके जा रही है, और वहां पर वाटर पार्टिकल जो है वो कम है। यानी कि विंड स्पीड अगर हम बढ़ा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ इवोपरेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। रियल लाइफ एग्जांपल सोचिए,
कपड़ा ही सुखा रहे हैं, ठीक है, आप कपड़ा ही सुखा रहे हैं, अब कपड़ा सुखाएंगे तो अगर पंखे में सुखाएंगे तो वो जल्दी सूख जाएंगे, ठीक है। बारिश के टाइम हम क्या करते हैं, जब बाहर धूप नहीं होती तो रूम के अंदर सुखाते हैं और फैन जो होता है उस फैन को हम तेज कर देते हैं, जिसके कारण जो कपड़े होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। तो 4 फैक्टर्स हमने देख लिए, 4 फैक्टर किस तरीके से रेट ऑफ इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है वो भी हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो पहले क्या रिवाइज कर लेंगे कि इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है वो रिवाइज कर लीजिए। इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन एक ऐसा फिनोमिना है जहां पे लिक्विड वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, बट ये प्रोसेस बॉइलिंग पॉइंट से नीचे हो रहा होता है, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, बट आपको एक कंडीशन है कि आपको इनफ अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। अब इवेपोरेशन को 4 फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला है सरफेस एरिया, अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाते हैं यानी कि आप रेट ऑफ इवेपोरेशन को बढ़ाएंगे, यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप है। सेम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, यानी कि टेम्परेचर और रेट ऑफ इवेपोरेशन में भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। अब बात करेंगे अगर विंड स्पीड की, तो विंड स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा, यानी कि विंड स्पीड और रेट ऑफ इवेपोरेशन में भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। बट अगर ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो ह्यूमिडिटी अगर हम इंक्रीज करेंगे, यानी कि एयर में हम ऑलरेडी मॉइस्चर का कंटेंट जो है वो ज्यादा कर देंगे, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। 4 फैक्टर्स हमने देखे थे, 3 डायरेक्ट रिलेशनशिप के साथ थे, उसमें टेम्परेचर आता है, उसमें सरफेस एरिया आता है, उसमें विंड स्पीड आता है, बट ह्यूमिडिटी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है किसके साथ, किसके साथ, रेट ऑफ इवेपोरेशन के साथ। अगर वीडियो आपने यहां तक देख ली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने 9th के दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे 9th के लिए बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट आने वाला है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक कीप लर्निंग, टाटा बाय बाय।